गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज के साथ उपस्थित हूं। यह सीरीज विशेष तौर पर यूरोप महाद्वीप के संबंध में जो भौतिक परिदृश्य है उसकी चर्चा की जाएगी। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज मिल रही है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज मिल रही है, कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज मिल रही है और साथ में कुछ क्विज टाइप के प्रश्न भी मिल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। और प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए आज समझते हैं कि जो यूरोप महाद्वीप है इसके जो भौतिक परिदृश्य हैं उसमें कौन कौन सी ऐसे तथ्य हैं जो हमको समझना चाहिए। और इसके विषय में हम लोग 7 एपिसोड ऑलरेडी देख चुके हैं और आज इसका यह 8वां एपिसोड है और एक प्रकार से यह इसका अंतिम एपिसोड है। और इसको हम लोग बहुत गहनतापूर्वक समझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि यहाँ से बने तो हम लोग उसको बना ले जाएं। और यदि इतनी जानकारी हमको रहेगी तो शेष और जो ज्योग्राफी के टॉपिक हैं यदि उसको हम पढ़ेंगे तो फिर हमको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैपिंग एक ऐसा टॉपिक होता है कि जिसका हर जगह हम इस्तेमाल करेंगे। और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि जब भी आप मैपिंग या भूगोल पढ़ें तो आपको एटलस अवश्य देखना है। और एटलस का सहारा बगैर लिए अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। और ज़्यादातर आप एटलस का ही प्रयोग करें, स्टूडेंट रहे, ऑक्सफोर्ड का रहे, इंग्लिश मीडियम रहे, सेकेंड एडिशन हो। चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं जिनका प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है और उत्तर दिशा में जाने वाली हैं। इसमें सबसे पहली नदी की चर्चा कर रहा है ओनेगा नदी की, द्वीना नदी की और मेजन नदी की। अगर हम इनकी लोकेशन देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है श्वेत सागर। क्या है? श्वेत सागर। और यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है कोला द्वीप। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं लेकिन फिर भी आगे भी चर्चा होगी। तो ये है कोला द्वीप और यहीं पर है श्वेत सागर। और ये पूरा टेरिटरी जो है ये रसिया के पार्ट में आती है। यहीं पर एक नदी है, ये देखिए ओनेगा है। और यहाँ पर है नॉर्थ, ये देखिए ये है नॉर्थ दीना, नॉर्थ दीना है। और यहाँ पर एक है मेजन। यही 3 नदियाँ हैं जिनके विषय में हमको समझना है। अब ओनेगा जो है यह यूरोपीय मैदान से बहते हुए श्वेत सागर में अपने जल का विसर्जन करती, ठीक है। इसी प्रकार जो उत्तरी द्वीना है या द्वीना जिसको हम कहते हैं, इसी को कोटलस कहते हैं, यह भी यूरोपीय मैदान से बहते हुए श्वेत सागर में अपने जल का विसर्जन करती है। मेजन जो है यह भी यूरोपीय मैदान से बहते हुए श्वेत सागर में अपने जल का विसर्जन करती है। आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली हैं। अब दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में जो सबसे पहली नदी और सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है बोल्गा। क्या नाम है? बोल्गा। ये जो बोल्गा नदी है यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। क्या है? आपसे पूछा जाता है यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो उसका नाम है बोल्गा। इसका सोर्स क्या है, जहां से ये निकलती है, वो है वालदई प्रायद्वीप। कैस्पियन सागर में अपने जल का, अर्थात जहां से निकलती है उस क्षेत्र का नाम है वालदई प्रायद्वीप। कहाँ पर अपने जल का विसर्जन करती है? यह बोल्गा नदी या आगे बढ़ करके कैस्पियन सागर में अपने जल का विसर्जन करती है। और इस नदी पर अवस्थित जो मुख्य शहर है उसमें है सारातो और बेल्गोग्राद। क्या है? सारातो और बेल्गोग्राद। तो यहाँ पर ये है, देखिए बेल्गोग्राद। और इसी पर आपको मिलता है एक और नगर जिसका नाम क्या है, इसका नाम है सारातो। तो सारातो और बेल्गोग्राद इसी नदी पर विद्यमान प्रमुख शहर हैं। अगर हम अगली नदी के विषय में चर्चा करें तो अगली नदी मिलती है डॉन। ये देखिए आपको डॉन नदी दिखाई पड़ रही है। और ये जो डॉन नदी है ये कहाँ से आती है और कहाँ जाती है? इसका सोर्स है टूला। क्या है? टूला। टूला से निकलती है। साथ में यह अजोय सागर में ऐसे घूमते हुए या कहाँ पर आकर के अपने जल का विसर्जन करती है? अजोय सागर में अपने जल का विसर्जन करती है। और अजोय जो सागर है यह किस सागर का पार्ट है? तो यह काला सागर का पार्ट है। इसलिए अजोय सागर काला सागर के पार्ट का मतलब है, इसलिए डॉन नदी अजोय सागर में अपने जल का विसर्जन करती है या काला सागर में अपने जल का विसर्जन करती है। और इस नदी पर विद्यमान जो प्रमुख शहर है उसका नाम है रास्टो। तो रास्टो जो है इस नदी पर विद्यमान प्रमुख
शहर है जो हमको स्पष्ट होना चाहिए। ये चर्चाएं थी जो वोल्गा और डॉन नदी के संबंध में है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है नीपर नदी। क्या नाम है? नीपर नदी। नीपर नदी के विषय में भी प्रश्न पूछा जाता है। ये नीपर नदी कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा, जो खार्किव अर्थात जो यूक्रेन वाला पार्ट है, कौन वाला पार्ट है? यूक्रेन वाला पार्ट है, वहां पर देखने को मिलती है नीपर नदी। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो वालदई पहाड़ी से होती है, काला सागर में गिरती है, और इस नदी पर स्थित प्रमुख जो नगर है उसका नाम है कीव नेप्रोपेट्रोवस्क। तो यहां से ये नदी देखिए ऐसे ऐसे गुजरती है, और इसी पर स्थित आपका नगर है कीव। क्या है? कीव। और इस नदी का नाम क्या है? इसका नाम है नीपर। कहां से निकलती है? वालदई पहाड़ी से निकलती है। कहां पर अपने जल का विसर्जन करती है? ब्लैक सागर में। यहां से प्रश्न 100% पूछा जाएगा, क्योंकि यूक्रेन और रसिया कॉन्फ्लिक्ट से यूक्रेन के संबंध में कोई भी तथ्य आपके सामने यदि आता है तो आप उसे एज इट याद कर लें। प्रश्न 100% यहां से किसी ना किसी रूप में आएगा ही आएगा। इसी प्रकार अगली जो नदी मिलती है वो है निस्तर। क्या है? निस्तर। अब निस्तर जो नदी है ये भी काला सागर में अपने जल का विसर्जन करती है। इसी प्रकार आपको मिलती है डेन्यूबी नदी है। क्या है? डेन्यूबू। ये डेन्यूबू जो नदी है ये काफ़ी दूर से आती है। यह ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, गणतंत्र है, हंगरी है, यूगोस्लाविया है, रोमानिया, इन सब क्षेत्रों से बहती हुई विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 8 देशों से होकर के गुजरती है। कौन सी नदी है? डेन्यूबी नदी। और यह ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है। ये जर्मनी वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपको मिलता है, ये है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और कहाँ पर आकर के अपने जल का विसर्जन करती है? तो यहाँ पर ब्लैक सागर में अपने जल का विसर्जन करती है। और इसी नदी का नाम क्या है? ये है, देखिए ये वाली, ये नदी का नाम है डेन्यूबू। ये है डेन्यूबू। काफी दूरी से ये नदी आती है। तो यह कहाँ पर गिरती है? काला सागर में अपने जल का विसर्जन करती है। और इस पर स्थित जो प्रमुख नगर हैं उसमें है वियना है, ऑस्ट्रिया में मिलता है आपको वियना। वियना आपको मिलता है, बुडापेस्ट मिलता है, यहाँ पर देखिए हंगरी में है बुडापेस्ट, और फिर है बेलग्रेड। तो ये सब स्थान हैं जो विद्यमान है। बेलग्रेड यहाँ पर देखिए है, ये है बेलग्रेड। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यह नदी 8 देशों से होकर के गुजरती है, इसलिए काफ़ी चर्चा में रहती है। सबसे बड़ी नदी तो वैसे वोल्गा है, लेकिन सबसे ज़्यादा देशों से गुजरने वाली नदी का नाम है डेन्यूबू नदी। क्या नाम है? डेन्यूबू। चलिए अगली नदी के विषय में यहाँ पर देखते हैं। अगली नदी है राइन। राइन नदी भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं चर्चा में रहने वाली नदी रहती है, और इसके पीछे कारण ये है, यह नदी भ्रंश घाटी से बहती है। कहाँ से बहती है? भ्रंश घाटी से बहती है। कहाँ से निकलती है? तो आल्प्स स्विट्जरलैंड कांस्टेस्ट झील के दक्षिण उत्तर सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? तो आपको स्पष्ट होना चाहिए, जहाँ पे गिरती है वो तो सागर है, नॉर्थ सी, लेकिन झील जो है उस झील का नाम है कॉन्स्टेंस झील। क्या नाम है? कॉन्स्टेंस झील। फिर इसी प्रकार अगर हम बात करें, राइन नदी स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, नीदरलैंड से होते हुए एक भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो स्पष्ट है भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। बेसल्स शहर से यह उत्तर दिशा में मुड़ जाती है। कहाँ पर मुड़ जाती है? तो उत्तर दिशा में मुड़ जाती है बेसल्स से। साथ में फ्रांस एवं जर्मनी की सीमा बनाती हुई यह नदी गुजरती है। और अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको कुछ नगर मिलते हैं जिसका नाम है मानहेम है, लुडविक है, साफेनहेडन है, स्वेनमेंजे है, एसलडार्फ है। ये सब नगर हैं जो इस नदी पर विद्यमान हैं। किस नदी पर हैं? इसी राइन नदी पर हैं। और राइन नदी के दोनों तरफ अगर आप देखेंगे, एक तरफ आपको पहाड़ी मिलती है जिसका नाम है वासजेस, और एक तरफ मिलता है ब्लैक फॉरेस्ट। तो दो पहाड़ियों के मध्य से, दोनों पहाड़ियाँ किस प्रकार की हैं? ये ब्लैक माउंटेन है, चाहे वासजेस हो चाहे ब्लैक फॉरेस्ट हो। इन्हीं दोनों नदियों के मध्य से भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदी का नाम है राइन नदी। तो ये हमको स्पष्ट होना चाहिए। साथ में यहाँ पर कुछ और नगर लिखे गए हैं जिसमें एसन है, विपर्टल है, फ्रैंकफर्ट है, स्टटगार्ट है, वान है, रॉटरडम है, और यह यूरोप का सबसे व्यस्ततम पत्तन है। ये सब जानकारी हमको स्पष्ट होनी चाहिए। सबसे व्यस्ततम पत्तन कौन है? तो रॉटरडैम है। कौन है? रॉटरडैम। ये है नीदरलैंड का। तो नीदरलैंड का आपको मिलता है रॉटरडैम, जो सबसे व्यस्ततम पत्तन है। तो ये सब जानकारी हमको होनी चाहिए, और ये सब जानकारी किसके विषय में है? राइन नदी के विषय में है।
अगर हम यूरोप के प्रमुख पर्वतों के विषय में चर्चा करें तो यहाँ पर सबसे पहला पर्वत जो देखने को मिलता है ये है जोलेन माउंटेन। जोलेन माउंटेन यहाँ पर है, ये है जोलेन माउंटेन, अर्थात ये जो प्रायद्वीप है इस प्रायद्वीप का नाम है स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। ये जो प्रायद्वीप आप देख रहे हैं प्रायद्वीप रूपी संरचना, इस प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो इस प्रायद्वीप का नाम है स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। और इसी स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में 3 देश मिलते हैं, नॉर्वे है, फिर यहाँ पर स्वीडन मिलता है और फिनलैंड मिलता है। तो फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन 3 देशों के यहाँ पर टेरिटरी है और यहीं पर देखने को मिलता है नॉर्वे और स्वीडन की सीमा पर कौन है? जोलेन माउंटेन है। तो यहाँ पर नॉर्वे और स्वीडन है और इधर फिनलैंड है। चलिए इसी प्रकार अगर हम अगले पर्वत की बात करें तो अगला पर्वत मिलता है पेनाइन पर्वतमाला। ये पेनाइन जो पर्वतमाला है ये कहाँ पर है? यह ग्रेट ब्रिटेन के केंद्रीय भाग में है, अर्थात यह ग्रेट ब्रिटेन का केंद्रीय भाग है और यहीं पर यह पर्वतमाला है जिसका नाम है पेनाइन। इसी प्रकार अगर हम बात करें कैंटाब्रियन पर्वतमाला, एक कैंटाब्रियन जो पर्वतमाला है यह स्पेन के उत्तरी भाग में, स्पेन यहाँ पर है, ये पूरा स्पेन का पार्ट है और इसी के उत्तरी भाग में ये मिलता है कैंटाब्रियन पर्वतमाला। इसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पर पिरेनीज, ये पिरेनीज जो पर्वतमाला है ये भी काफ़ी चर्चा में रहती है। अब यहाँ के विषय में भी हमको स्पष्ट होना चाहिए कि फ्रांस के दक्षिण सीमा में, कहाँ पर? फ्रांस के दक्षिण सीमा में, साथ साथ पूर्व दक्षिण दिशा में विस्तृत स्पेन को फ्रांस से अलग करती है, क्योंकि इसको हटाएंगे तो ही दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर यह है पिनरीज। तो पिनरीज जो है इधर आपको फ्रांस मिलता है, इधर स्पेन, दोनों के मध्य में एक प्रकार से प्राकृतिक सीमा भी बनाता है और यह फ्रांस के क्या है? दक्षिण में विद्यमान है। तो ये जानकारी हमको होनी चाहिए पिनरीज के विषय में, कैंटाब्रियन के विषय में। अगली यहाँ पर कुछ पर्वतमालाएं हैं जिसमें आपको मिलता है सियरा मोरेना, सियरा नेवादा। अब सियरा मोरेना और सियरा नेवादा ये दोनों पार्ट जो हैं यह आपको यहाँ पर मिलता है स्पेन में। ये है सियरा मोरेना और ये सियरा नेवादा। यहाँ पर लिखा है इन दो पर्वतमालाओं के बीच से ग्वादक्लिर नदी बहती है। जिस नदी का नाम यहाँ पर लिखा गया है इस नदी के विषय में हम लोग कल ही चर्चा कर लिए थे और इसी नदी का नाम है ग्वादलकिविर नदी। और स्पेन की जो सर्वोच्च चोटी है इसका नाम है मुल्हाकेन। क्या नाम है? मुल्हाकेन। और यह सियरा नेवादा में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है स्पेन की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? उसका नाम है मुल्हान के, यहाँ पर ये मिलता है ये। और यह सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कहाँ की? तो सियरा नेवादा की, और कहाँ पर है? स्पेन में है। इसी प्रकार अगर हम बात करें एपेनाइन पर्वतमाला, ये जो एपेनाइन पर्वतमाला है ये कहाँ पर है? तो आल्प्स इटली, ये वाला पार्ट दी। और यहाँ पर ये आल्प्स पर्वत श्रेणी है, इसी की बात करता है कि आल्प से इटली के दक्षिणतम बिंदु तक फैला है, क्योंकि आल्प्स उत्तर में है और इटली का दक्षिणतम भाग तक फैला हुआ है एपेनाइन पर्वतमाला। साथ में यहाँ पर अगर बात करें तो चूना पत्थर पहाड़ों के उदाहरण हैं। साथ में शराब अस्थि उत्पादन के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर रसदार फल पाए जाते हैं और रसदार फल से वैसे पूरा मेडिटेरेनियन जो कंट्रीज हैं वहाँ पर हम कह सकते हैं शराब का प्रोडक्शन काफ़ी बेहतर होता है। आगे यहाँ पर कुछ और पर्वत हैं जिसमें हमको मिलता है माउंट विसुवियस। माउंट विसुवियस जो है यह नेपल्स इटली में पाया जाता है, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। साथ में अगर हम बात करें वासजेस पर्वत की, अब वासजेस पर्वत जो है यह फ्रांस में अवस्थित है एवं फ्रांस को इटली से अलग करने का काम करता है, जिसका नाम है वासजेस पर्वत। यह हमको स्पष्ट होना चाहिए कि 2 पर्वतमालाएं हैं, एक का नाम है वासजेस, एक का नाम ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस के मध्य से ही जो नदी गुजरती है उस नदी का नाम है राइन नदी। तो यहाँ पर आपको ये मिलता है, देखिए ये है वासजेस है और ये है ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट आपका जर्मनी में है, वासजेस जो है ये कहाँ पर है? ये है फ्रांस में। तो इसीलिए कह रहा है यह फ्रांस में अवस्थित है एवं फ्रांस को इटली से अलग करता है, क्योंकि इधर नीचे की तरफ इटली आ जाता है। साथ में अगर हम बात करें आल्प्स पर्वत की, आल्प्स जो पर्वतमालाएं हैं यह फ्रांस के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। आल्प्स यहाँ पर है, फ्रांस के दक्षिण पूर्व में स्थित है। साथ में यह फ्रांस को इटली से अलग करने का कार्य करता है। आल्प्स जो पर्वतमाला है इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट ब्लां, क्या नाम है? माउंट ब्लां। और ये कहाँ पर है? यह आपको मिलता है फ्रांस में। तो माउंट ब्लां जो है ये कहाँ पर मिलता है? ये फ्रांस में स्थित पर्वत चोटी है और किसका पार्ट है? यह आल्प्स पर्वत का पार्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ आगे पॉइंट का, तो माउंट ब्लां यहाँ पर आपको
ये सब जो मैप हम दिखा रहे हैं यहाँ पर थोड़ा ब्लर होगा, हम मानते हैं, क्योंकि एक बार एटलस का फोटो लिया गया है फिर उसको इस पे लगाया गया है तो थोड़ा सा ब्लर आएगा। लेकिन जब आप इसी मैप को अपने एटलस में प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो जहाँ तक हमें संभावना है कि आपको प्रत्येक लेटर बेहतर ढंग से दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ आपको एक इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आप यहाँ के लोकेशन को ट्रेस करें और पर्टिकुलर स्थान को देख लें, यहीं पर यह विद्यमान है। अगला यहाँ पर पर्वत है जिसका नाम है माउंट एतना। माउंट एतना जो है यह सिसिली इटली में अवस्थित है। यह इटली का पार्ट है जो सिसल है, सिसल, तो यहाँ पर ही स्थित है माउंट एतना। और यहीं पर आपको मिलता है परिपोषित ज्वालामुखी शंकु। आपसे पूछा जा सकता है इतना ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है? इटली सिसल्स द्वीप पर स्थित है। इसी प्रकार आपको देखने को मिलता है दिनारिक आल्प्स पर्वतमाला। जो दिनारिक आल्प्स पर्वतमाला है यह आपको एड्रियाटिक सी के, देखिए, इस वाले तट पर मिलता है, अर्थात एड्रियाटिक के पूर्वी तट पर देखने को मिलता है। तो आपको यह स्पष्ट होना चाहिए। साथ में अगर हम बात करें कार्पेथियन पर्वतमाला, ये जो कार्पेथियन पर्वतमाला है यह देखिए यहाँ पर है। यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्र के मध्य में यह देखने को मिलता है? यहाँ पर पोलैंड है, यूक्रेन है और रोमानिया में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैला हुआ यह पर्वतमाला है। तो आपसे इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि कार्पेथियन पर्वतमाला किसके किसके किन किन राष्ट्रों से अपनी सीमा साझा करता है? तो वहाँ पर पोलैंड है, यूक्रेन है और रोमानिया है। साथ में हमको देखने को मिलता है बाल्कन पर्वतमाला। ये पार्ट है बाल्कन पर्वतमाला की, यहाँ पर है बाल्कन पर्वतमाला। यह बुल्गारिया में पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ एक प्रमुख पर्वतमाला है। अब यहाँ पर आगे हमको देखने को मिलता है पिंडस पर्वतमाला। पिंडस भी काफी महत्वपूर्ण है। यह कहाँ पर है? ग्रीस में है। तो ग्रीस में ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर देखने को मिलता है, ये है पिंडस पर्वतमाला। ये जो पिंडस पर्वतमाला है ग्रीस में स्थित है, एवं चूना पत्थर से बना है और उत्तर पश्चिम से इधर दक्षिण पूर्व दिशा में फैला हुआ है। इसी प्रकार अगर हम बात करें यूराल पर्वतमाला की, यूराल जो पर्वतमाला है ये देखिए यहाँ पर है, जो रूस को दो भागों में बांटता है, अर्थात यूरोप को एशिया से अलग करने का कार्य करता है यह यूराल पर्वत। और नीचे का है काकेकस पर्वत और कैस्पियन तथा ब्लैक माउंटेन। ये जो चार पार्ट हैं यही कहीं न कहीं एशिया को यूरोप से अलग करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर यूराल पर्वत के विषय में अगर हम बात करें तो ये एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। 800 से 500 मीटर की औसत ऊंचाई वाला यह पर्वतमाला है। इसी प्रकार जो काकेसस पर्वतमाला है इसके विषय में बात करें तो यहाँ पर जॉर्जिया है, अजरबैजान के उत्तर में अवस्थित है। किसके उत्तर में है? तो जॉर्जिया और अजरबैजान के उत्तर में अवस्थित है। एशिया और यूरोप को अलग करने का कार्य करता है यह काकेसस। इसी प्रकार हमको देखने को मिलता है ब्लैक फॉरेस्ट। पुनः हम आ जाते हैं जर्मनी में। हमने आपसे कहा था कि जर्मनी में आपको मिलता है ब्लैक फॉरेस्ट और फ्रांस में मिलता है वासजेस माउंटेन, और इन्हीं दोनों के मध्य से गुजरती है नदी जिसका नाम है राइन नदी। ये है ब्लैक फॉरेस्ट। आगे अगर हम बात करें माउंट स्ट्राम्बोली, अब माउंट जो स्ट्राम्बोली है यह मिस्र ज्वालामुखी शंकु का उदाहरण है। इसे लाइट ऑफ मेडिटेरेनियन, इसी को कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। किसको? माउंट स्ट्राम्बोली को। और यह भी इटली के ही पार्ट में विद्यमान है। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ प्रायद्वीप हैं जिसके विषय में प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रमुख प्रायद्वीप है जिसका नाम है आइबेरियन, अरेबियन नहीं, एक तो अरेबियन है, एक कैरेबियन है, ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं, आप कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप संदेह त्याग करके समझने का प्रयास करें। जो कैरेबियन है यह आपको कहाँ मिलता है? तो कैरेबियन से मिलता है आपको उत्तरी अमेरिका में, मैक्सिको की खाड़ी के पास। और अरब कहाँ मिलता है? तो आपको यह भी स्पष्ट होगा, यह एशिया का पार्ट है। और आइबेरियन प्रायद्वीप जो है यह किसका पार्ट है? यूरोप का पार्ट है। ये जो सेक्शन देखिए यहाँ पे लिखा आइबेरियन, ये है आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला पे ही आपका यह फ्रांस वाला सेक्शन, अरे फ्रांस नहीं, स्पेन और पुर्तगाल वाला सेक्शन स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पुर्तगाल और स्पेन किस प्रायद्वीप पर स्थित हैं? तो उसका नाम है आइबेरियन प्रायद्वीप, या इसी को कहते हैं स्पेनिश पठार। और यहाँ पर लिखा है कि बिस्के की खाड़ी, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ यह प्रायद्वीप है। आगे यहाँ पर कुछ और प्रायद्वीप हैं जिसमें मिलता है बाल्कन प्रायद्वीप। बाल्कन प्रायद्वीप का सेक्शन ए वाला है, ये पूरा पार्ट जो है इसको कहते हैं बाल्कन प्रायद्वीप। और यहीं पर है, ये है बाल्कन माउंटेन।
तो इसलिए बाल्कन प्रायद्वीप के विषय में देखिए लिखा है काला सागर, एजियन सागर और एड्रियाटिक सागर। 3 सागर हो गए। काला सागर है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एड्रियाटिक सागर, और यहाँ पर नीचे मिलता है जिसका नाम है एजियन सागर। तो यहाँ पर आपको इन तीनों के मध्य में ध्यान रखिएगा, एजियन, काला और एड्रियाटिक सागर से घिरा हुआ है। साथ में बुल्गारिया है, मेसिडोनिया है और अल्बानिया और ग्रीस जैसे देश इसके अंतर्गत आते हैं। तो यह हमको स्पष्ट होना चाहिए। साथ में एक और द्वीप मिलता है जिसका नाम है कोला। तो यहाँ पर जो व्हाइट सी है अर्थात श्वेत, ये जो श्वेत सागर है, यहाँ पर हमने बात किया था कि 3 नदियाँ हैं। यहाँ पर द्वेन नदी है, मेजन नदी है और ओनेगा नदी है। ये 3 नदियाँ इसी व्हाइट सागर में जाकर के अपने जल का विसर्जन करती हैं। यहीं पर देखने को मिलता है कोला प्रायद्वीप। तो कोला प्रायद्वीप रूस में श्वेत सागर और आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ क्षेत्र है, जो हमको स्पष्ट होना चाहिए। इसी के साथ जो भी यूरोपियन महाद्वीप के संबंध में तथ्य हमारे सामने अभी तक विद्यमान थे, उसकी चर्चा हमने करने का प्रयास किया है। और भी जो चर्चाएं भविष्य में हमारे सामने आएंगी, उन चर्चाओं को अब हम लोग सम्मिश्रित तौर पर डिस्कस करेंगे अलग से। तो अब हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।